तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो करी थी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। अब हमें बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। क्या बात करनी है? एप्लीकेशंस किसकी? रेजोनेंस की। तो देखो रेजोनेंस जो है वो हमें किस किस बातों में काम आता है। तो पहला तो हमें रेजोनेंस काम आता है एरोमेटिसिटी बताने के लिए, ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है। एरोमेटिसिटी बताने के लिए, ठीक है। सेकंड वो काम आता है बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने के लिए, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बताने के लिए। थर्ड वो काम आता है रेजोनेटिंग एनर्जी बताने के लिए। थर्ड वो काम आता है रेजोनेटिंग एनर्जी बताने के लिए। और चौथा वो काम आता है, चौथा वो काम आएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको लगाना आना ही चाहिए, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट लगाना सीखा था, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट आपको अच्छे से लगाने आनी चाहिए। उसके बाद एरोमेटिसिटी, कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। एरोमेटिसिटी अच्छे से कवर करेंगे, बाकी अगले वीडियो में हो सकता है ये तीसरे तीनों टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। मेनली एरोमेटिसिटी ही जहां तक हो सकता है मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ हम एरोमेटिसिटी ही कवर करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी। हेडिंग है हमारी एरोमेटिसिटी, ठीक है। हमें एरोमेटिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में कुछ बातें करें। तो देखो एरोमेटिसिटी में जनरली कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेकंड होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकंड होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। और थर्ड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जनरली ये तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। कौन से? एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एक होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब इन तीन टाइप के कंपाउंड्स को पहचानने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। तो पहली चीज तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है, प्लेनर होना जरूरी है। तो यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लेनर होते हैं, पहली चीज। और उन प्लेनर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहली चीज तो प्लेनर है, दूसरा उनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली डीलोकेट होते रहते हैं, क्लियर है। ये चीज प्रेजेंट है। और दूसरी दूसरी क्या है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अब ये हक्कल रूल क्या है, तो देखो हक्कल रूल ये है कि इनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो डीलोकलाइज्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर जो है वो 4n+2 होता है, ठीक है। 4n+2 का मतलब कि यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 या कोई भी n नंबर हो सकता है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी
तो n की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट करी मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। 1 पुट करती 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर अगर 2 पुट किए तो पुट जाए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने 3 पुट करी 12 13 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 6 10 14, इस हिसाब से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। किस केस में? एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, ठीक है। अभी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे हम, पहले इनकी प्रॉपर्टीज क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उनमें हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे कौन से एरोमेटिक है, कौन से नॉन एरोमेटिक है, कौन से एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये होगी एरोमेटिक की कंडीशन। क्या क्या? मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए और हक्कर रूल फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक की, ठीक है। उससे पहले हम एंटी एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। देखो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स भी जो है वो प्लेनर होने चाहिए, पहली कंडीशन। प्लेनर होने के साथ साथ उनमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, ठीक है, जो इससे पहले के पहले वीडियो में हमने बात करी थी जिसमें रेजोनेंस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें कॉन्जुगेशन मैंने अच्छे से समझा रखा है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। क्लियर है? ये हो गया प्लेनर और कंजुगेशन, ठीक है। उसके बाद ये इसके लिए भी हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब हक्कल रूल इसके लिए क्या है? तो इसके लिए ये है कि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। 4n, यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 4, एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो 0 पुट करोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 8 होने चाहिए, या फिर 12 होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, 0 4 8 12 16, ठीक है। 4 की टेबल के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। किसकी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो नॉन एरोमेटिक देखो, बाकी बचे हुए जो कंपाउंड्स है वो नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखो कॉन्जुगेशन एब्सेंट होती है, कॉन्जुगेशन इज एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज नॉन प्लेनर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन प्लेनर। बस ये दो कंडीशन होगी तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? वो हो गया नॉन एरोमेटिक टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हो गए किसके? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की, ठीक है। एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए और हक्कल रूल क्या होना चाहिए? 4n+2। देखो मेन चीज जो है वो ये होनी है, ठीक है। 4n+2 का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन एब्सेंट होगा या फिर जो मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक का क्या केस है कि एंटी एरोमेटिक में या तो मॉलिक्यूल प्लेनर और कॉन्जुगेशन, जो कि सेम कंडीशन है इसकी, ठीक है। लेकिन हक्कल रूल यहाँ पे अलग है। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्या प्रेजेंट होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 4 8 12 16 20, इस हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एरोमेटिक कंपाउंड का, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। आगे चलते हैं। बात कर चुके हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब हमें बात करनी कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपके सामने कुछ 20-21 एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्लियर है। फिर हम और थोड़े से 20-25 एग्जांपल और देख लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट जो वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल देखो। देखो पहला एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन देख लो। देखो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखने के लिए जो पहली कंडीशन वो ये है कि दोनों में कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी तो देखो कि कंजुगेशन है या नहीं है। अगर कंजुगेशन है तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर कंजुगेशन नहीं है तो सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे क्या कंजुगेशन प्रेजेंट है? क्या लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स का या लोन पेयर का किसी का भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है क्या? तो नहीं है। तो यानी कि ये कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये भी कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है,
ठीक है, इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यानी कि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्या? इसके अंदर देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कॉन्जुगेशन जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। एक सेकेंड, इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो यहां पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, और इसकी जो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं छोटी सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल आएगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होने लगेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। ठीक है, सिमिलरली फिर से यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, देखो ये और ये। ठीक है, तो अब की बार जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, ये और यहाँ पर फ्री रेडिकल। तो यानी कि कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट है। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन ले आते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो 1 2 3, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फिफ्थ वाले में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 3 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में आता है? तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन ना तो एरोमेटिक कंडीशन में आता है, ना ही एंटी एरोमेटिक कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? अब सिक्स्थ वाले देखते हैं, तो सिक्स्थ वाले में क्या डिलोकलाइजेशन प्रेजेंट है? तो देखो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ। ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद सेवंथ वाला देखते हैं, तो सेवंथ वाले में बताओ कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? तो ये जो कंपाउंड है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इस कार्बन को देखो, ये कार्बन जो है वो एक sp3 कार्बन है, और sp3 होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल होने का मतलब है मॉलिक्यूल का नॉन प्लेनर हो जाना। क्योंकि आप जानते हो सिर्फ sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो प्लेनर होती है, बाकी जो है वो नॉन प्लेनर होने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब सेवंथ नंबर में ये जो कार्बन है ये नॉन प्लेनर है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो हो गया नॉन एरोमेटिक। मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, फिर एट्थ वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो जाए तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, और अगेन ये अगर यहां शिफ्ट हो जाए तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, तो यानी कि ये रेजोनेंस कॉन्जुगेशन इसके अंदर भी प्रेजेंट है। अब अगर इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंपाउंड कैसा हो गया? कंपाउंड हो गया आपका एरोमेटिक। ठीक है, कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक। फिर उसके बाद यहीं चलते हैं, सेम केस हो गया। अच्छा, ये एग्जांपल तो 9th और 7th तो सेम हो गए जैसे। ठीक है, 9th और 7th सेम हो गए, तो यानी कि 9th में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो चेंजेस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बोरोन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये चेंज कर लो, तो यानी कि स्ट्रक्चर 9th वाली कुछ ऐसी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऐसी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर कैसे? भाई ये वाले लोन पेयर मान लो, आई होप आपने ये वाला पार्ट देख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मिटाने वाला हूँ क्योंकि मैं इसका 9th वाले एग्जांपल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पहली लाइन वाली को
पहले 6 एग्जांपल मैं रख कर रहा हूँ। अब देखो 9th वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या यहाँ पर बी के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है? ऑब्वियसली है। ठीक है, बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक पी ऑर्बिटल इसके पास खाली है। ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग की अच्छे से नॉलेज होगी तो ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड अगर इस खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी बनेगी। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और ये यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया अगर, तो स्ट्रक्चर कुछ ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर अगेन ये यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ शिफ्ट कर दो यहाँ, तो स्ट्रक्चर कुछ आपकी ऐसी बन जाएगी। हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करके देखते हैं। तो देखो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ये हैं, 2 इसके हैं, तो यानी कि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो कंपाउंड है वो हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। कैसा कंपाउंड हो गया ये? एंटी एरोमेटिक। फिर अगेन 10th वाला एग्जांपल देखो, 10th वाले एग्जांपल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो अगर ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने लगेगी। ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाली जो रिंग है, ठीक है, ये ट्राइंगल वाली रिंग है साइक्लोप्रोपेन, उसमें तो कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें अगर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो कॉन्जुगेशन आपको पता होगा कि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाला अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कंटिन्यू घूमता रहेगा। तो अब यानी कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक सिंगल बॉन्ड है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। आधी बात समझ में? ठीक है, इसमें क्या इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है 11th वाले में? तो 11th वाले एग्जांपल में भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और अगर उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, ठीक है। देखो कैसे, इसमें अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बनाऊं 11th वाले की, तो देखो अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए यहां पर, तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अगेन ये जो डबल बॉन्ड है अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो यानी कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यानी कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब अगर इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया, ठीक है। कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। अब चलते हैं 12th वाले एग्जांपल। सिमिलरली इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। ये अगर मान लो बॉन्ड में चला गया, तो ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया तो ये चार्ज बनने चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये चार्ज बनने चला गया तो फिर अगेन ऐसे कंटिन्यू जो है वो कंजुगेशन चलता रहेगा। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ये मिटा देता हूँ, जो अपन ने सॉल्व कर लिया वो मैं मिटाता जाता हूँ, ठीक है। देखो
ये वाला एग्जांपल कर रहे थे हम, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉन्ड बन गया, ये चार्ज वैसे का वैसे ही है और ये चार्ज बन गया, ठीक है। अगेन ये बॉन्ड बनाने जाएगा, ठीक है, तो ये चार्ज बन जाएगा। तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगली वाली कैसी बनेगी, कुछ ये, एक सेकेंड, ये नहीं घूमेगा, अब इसको घूमना पड़ेगा, ये बॉन्ड बनाने जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये बॉन्ड बना, यहाँ चार्ज आया, यहाँ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब ये चार्ज बनाएगा और ये सॉरी ये बॉन्ड बनाएगा और ये चार्ज बनाएगा। तो यानी कि अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये वैसे का वैसा ही, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ये चार्ज सॉरी ये चार्ज, ये इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और कॉन्जुगेशन अगर प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में, तो दो ये हैं, दो ये टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन में। अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो यानी कि कंपाउंड हो गया हमारा एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड हो गया एरोमेटिक, क्लियर है। फिर 13 वाला एग्जांपल देखते हैं। 13th एग्जांपल देखो। 13th एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन लोकेटेड है, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है, अगर ऑक्सीजन है तो वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाके ये चार्ज बना देंगे, तो स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगी ये, ठीक है। फिर अगले में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये बॉन्ड बनाने आ जाएंगे। तो यानी कि अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज मेंटेन, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रॉन गया है तो वापस से इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है, यानी कि ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अगेन ये अंदर, ये यहाँ पर, तो अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड और ये न्यूट्रल, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यानी कि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने। तो अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, दो ये रहे, दो ये रहे, दो ये रहे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये हो गया 13th नंबर, ठीक है। अब आई होप आपको कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सारे एग्जाम्पल खुद ट्राई करो, लास्ट में आंसर चेक कर देना, मैं सबके आंसर अब फटाफट कर रहा हूँ, क्लियर है। 14th नंबर देखो, 14th नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार थोड़ा ढंग से देख लेते हैं, क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो देखो एक बार को इस एग्जांपल को कुछ इस तरीके से देखो, इससे पहले वाले जो हमने एग्जांपल किए थे ये कुछ वैसा ही, कोई नया नहीं है। इधर देखो 14th नंबर एग्जांपल देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको हमने एरोमेटिक कहा था अभी कुछ देर में, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो यानी कि ये स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, एरोमेटिक हो गई, ठीक है। उसके बाद 15th नंबर देखो, 15th नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डीलोकलाइजेशन इतने से हिस्से में होगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो sp3 है, यानी कि ये वाला कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। कैसा हो गया,
नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? उसके बाद 16th वाला एग्जांपल देखो, फिर से वही बोरॉन वाला केस, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होगा और कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा और स्ट्रक्चर हो गई एरोमेटिक, क्योंकि सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, सारा खेल उसी का ही है। ठीक है, इसमें भी डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंपाउंड एरोमेटिक है। क्लियर है? ये हो गया 16वां सवाल। अब आगे चलते हैं 18वें सवाल में। 18वें सवाल में 18th वाला क्वेश्चन में, क्या वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? देखो, पहली बात तो एक सिंगल पाई बोरॉन प्रेजेंट है, ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। मॉलिक्यूल ही नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो यानी कि नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है 19th वाले क्वेश्चन की। 19th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर देते हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है, और अगर यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये केस भी हो गया एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, अगेन 21th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 21th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो केस है वो है, ये यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लो। ठीक है, अब एरोमेटिसिटी देख लो तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा और टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ये केस भी एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ आपके एग्जांपल्स। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा सा डीपली टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, तो और एग्जांपल्स लिखते हैं। ठीक है, ये वाले एग्जांपल एक बार देख लेना। कुछ एग्जांपल्स और हैं आपके सामने, ठीक है, जिनके बारे में आपको बात करनी है, एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक है, कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है? तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा 22, कंटिन्यू ही चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। अब देखो, ये आप खुद ट्राई करो। ठीक है, नोटबुक में लिख लो सारे के सारे एग्जांपल, पहले ट्राई करो, देन आंसर कॉपी कर देना। ठीक है, अब मैं डिटेल में फटाफट इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और अभी मुझे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेने हैं जो कि एन्युलिन के हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पर मुझे sp3 कार्बन दिख रहा है, तो यानी कि ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये हो गया नॉन एरोमेटिक का केस। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये केस हो गया एरोमेटिक का। यहाँ पर 24 में देखो, ये केस हो गया, ये देखो, ये वाला जो है वो sp2 ही है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि ये केस हो गया एरोमेटिक का। ठीक है, 25 देखो, 25 की अगर हम बात करें तो वही सेम केस, एक तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर कंटिन्यू रेजोनेंस होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो केस हो गया एरोमेटिक का। फिर उसके बाद 26 की बात करें तो 26 देखो, 26 में अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे चलने दो, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे कंटिन्यूस शिफ्ट होता रहेगा। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिक है। ठीक है, उसके बाद 27 भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो है वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक जो है वो साइक्लिक में प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, हमें सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड देखना है। जैसे स्टार्टिंग में मैं साइक्लिक लिखना भूल गया था, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जो लिखा था उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो होना ही चाहिए। प्लेनर
प्लस साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। एक्चुअली सही वर्ड ये है, मैं साइक्लिक लिखना भूल गया था, ठीक है, एडिटिंग में वो लाइन लिख दूंगा कि साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ये साइक्लिक वाले पार्ट में तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी साइक्लिक वाले पार्ट में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि ये भी एरोमेटिक का केस हो गया। ये साइक्लिक वाले पार्ट में तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि ये भी एरोमेटिक का केस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी एरोमेटिक का केस है, साइक्लिक है और सारे के सारे कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में देखो यहाँ पर आ गया sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन आते ही बवाल करेगा, वो क्या करेगा, नॉन प्लेनर बन जाएगा। नॉन प्लेनर होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद ये केस देखो वापस से, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद 33 देखो, 33 की अगर हम बात करें तो वो जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ये sp3 आ गया, sp3 आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नॉन प्लेनर होने लगता है। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये कैसा हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। 35 की बात करें तो 35 में भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी हो गया एरोमेटिक, ठीक है। 36 वगैरह मैंने बनाया नहीं है। तो ये हो गए आपके कुछ आंसर जो अभी हमने एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। तो ये हो गए एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। अच्छा कैमरा हिल गया, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गए कुछ और एग्जांपल, ठीक है। 2 4 एग्जांपल और कर देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले। तो इसको देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना होगा लें, फटाफट दिखाई दे रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व जरूर करें। जैसे पहले वाले एग्जांपल को देखो, पहले वाला एग्जांपल आपको क्या लगता है, एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अगर आप इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने बैठोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है एंटी एरोमेटिक हो जाना। लेकिन ये वाला जो केस है वो एरोमेटिक का केस है, ठीक है। 36 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 36। तो 36 वाला जो एग्जांपल है वो एक एरोमेटिक का केस है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉन हक्कल पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता, बस आउटर ज्योमेट्री ही जो है वो कॉन्जुगेशन कंटिन्यू करती रहती है। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ही कॉन्जुगेशन करती रहती है, क्लियर है। ये जो बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाया है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस ये जो डबल रिंग वाले केस आ जाए ना, तो इनमें आपको एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लगा के कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि दोनों रिंग्स को आप एरोमेटिक बना सको, एक बार मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो ये हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और ये भी हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर मैंने ऊपर वाली रिंग को पॉजिटिव चार्ज दिया और नीचे वाली को नेगेटिव चार्ज दिया, लेकिन अगर मैं एक बार ऐसे भी ट्राई करके देख लो कि इस रिंग को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दो, तो ये भी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी एरोमेटिक। तो ये केस पॉसिबल है, तो रिंग अपने आप को एरोमेटिक करना चाहिए, अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला केस भी किसका हो गया, एरोमेटिक का, ठीक है। जब 2 रिंग का केस आ जाए तो आपको ये जो पाई बॉन्ड है इसको एक तरफ एक बार पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव देकर देखना है, ठीक है। दोनों बार एक बार ऊपर पॉजिटिव दे दो, नीचे नेगेटिव, और एक बार
नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ऐसे देखना है। और अगर दोनों कंडीशन में कोई भी बार अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक बन पा रही है तो हम वो वाला केस लेंगे और कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलो 38 एग्जांपल देखो। 38 एग्जांपल में भी अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला जो रिंग वाला पार्ट है ये हो जाएगा एरोमेटिक। तो यानी कि ये भी केस हो गया एरोमेटिक का। ठीक है, अब एन्युलिन्स के कंपाउंड देखते हैं। देखो एन्युलिन के जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो 6 एन्युलिन जो है बेंजीन ही है। ठीक है, और बेंजीन को हम अच्छे से जानते हैं कि वो एरोमेटिक होती है। ठीक है, 8 एन्युलिन की बात करते हैं तो 8 एन्युलिन जो है वो, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्लेनर हो जाती है। कैसी हो जाती है? नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से क्या हो जाएगी? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है कि 7 या 7 से ज्यादा बड़ी रिंग होती है, 7 या 7 से ज्यादा मेंबर की अगर रिंग होती है तो वो नॉन प्लेनरिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब उसके बाद 10 एनुलिन की बात करते हैं। तो 10 एनुलिन में ध्यान से देखो कि आपको ये रिंग जो है वो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक दिख रही होगी, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ध्यान से देखो। यहां पर इस कार्बन पे फोकस करो, यहां पर जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। sp2 का मतलब है ट्राइगोनल प्लेनर होना। अब देखो ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इनका हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट होगा और ये दोनों हाइड्रोजन में स्टेरिक रिपल्शन आने लगता है। ठीक है, और इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, इन दोनों हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये रिंग जो है वो बेंड हो जाती है और बेंड होकर नॉन प्लेनर हो जाती है। और नॉन प्लेनर होने की वजह से, नॉन प्लेनर होने की वजह से ये रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इन हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो नॉन प्लेनर होने की वजह से ये रिंग कैसी हो जाती है? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? उसके बाद 12 एनुलिन, 12 एनुलिन तो बहुत ज्यादा बड़ी रिंग होगी, ये तो नॉन प्लेनर होगी ही होगी। और अगर नॉन प्लेनर है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रिंग है ये, इसका नाम है 14 एनुलिन। ठीक है, क्योंकि काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 14 एनुलिन। ठीक है, 14 एनुलिन। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैविटी प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेंटर में ये कैविटी प्रेजेंट है ना, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और सेंटर में कैविटी ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से, सेंटर में यहाँ पर ये जो कैविटी है ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन में कोई भी रिपल्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए ये रिंग जो है वो एक एरोमेटिक रिंग हो जाती है। ठीक है भाई, रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाती है, कोई भी रिपल्शन प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि रिंग जो है वो प्लेनर ही रहेगी। तो प्लेनर अगर होगी रिंग तो यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ बातें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एग्जांपल्स करने में मजा आया होगा। इसी तरीके से कि और वीडियोस हम लाते रहेंगे आगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम जल्द ही फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम जो 12th के टॉपिक्स हैं उनको लेंगे हम नीट और IIT लेवल के ही। ठीक है, लेकिन
बोर्ड के एग्जाम, जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी वीडियोस देखते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका बोर्ड का पैटर्न प्लस नीट आईआईटी दोनों एक साथ होने लगेगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो लेकर आऊँ। ये वीडियो बहुत लेट हो गया क्योंकि देखो त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं वर्कलोड में बिजी भी था। अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ और रेगुलर आपको कोई ना कोई वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो पी ब्लॉग जो हमारा आधे में छूटा हुआ था वो कंटिन्यू होगा, पहली चीज़ तो, प्लस ऑर्गेनिक का डेली एक वीडियो आता रहेगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में जल्द ही स्टार्ट करूंगा, कोई ना कोई अच्छा सा चैप्टर लेके मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जहां तक कोशिश करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए थे, ठीक है। ये चीज़ मैं बहुत लास्ट में बोलता हूँ इसलिए ताकि आपकी जो समझने वाली बात है उसमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसीलिए याद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कमेंट्स करो, ठीक। कोई ना कमेंट करता है ना कोई लाइक करता है, बस वीडियो देखी, ठीक है, कुछ सीख लिया और चले गए। तो यार आप अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है, वीडियो चलो शेयर नहीं करते तो एटलीस्ट कमेंट तो करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो, जो भी आपके डाउट है कोई चीज़ है। और अगर डाउट नहीं आ रहा है तो अच्छा बुरा ही कमेंट कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट नॉलेजेबल लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे वीडियो को रीच मिलेगी और वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा। भाई आप लोग शेयर नहीं करते तो यूट्यूब तो शेयर करेगा अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको अगली जो वीडियो आएगी वो आपको पता चलते रहे, ठीक है, कि कब वीडियो आ रही है। क्योंकि अभी तक हमने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल टाइट होता है तो मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा, ठीक है। तो बेल आइकन प्रेस कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाय, ठीक है, सब्सक्राइब करें।